मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लेके आ गए हैं योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास एंड दिस इज योर बायोलॉजी टीचर हियर डॉक्टर सीमा तिवारी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यू ऑल आर एंजॉयिंग योर बायोलॉजी क्लासेस वेरी मच। ओके चिल्ड्रेन, तो हम स्टार्ट करते हैं और आप कह सकते हैं कि हम कंटिन्यू करते हैं सेम टॉपिक जो कि है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड व्हाट द सेल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि सेल जो होती है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ सेल। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में समझा दिया था। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस सेल के लिए, और इसीलिए इसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। वाई? जैसे ब्रेन जो ह्यूमन बॉडी का जो मेन पार्ट जो होता है वो ब्रेन होता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ओवरऑल एक्टिविटीज को, ओवरऑल सेल की परफॉर्मेंस को हेल्प करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किन किन कंपोनेंट से बना होता है। पर उससे पहले, स्ट्रक्चर बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के बारे में बता देते हैं जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है, लाइक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो सभी सेल्स में कैसा होता है? आइदर वन, एक तो आपको पता है कि सभी सेल्स में, सभी जो सेल्स होती है उनमें एक न्यूक्लियस जरूर होगा। अगर हमने ये कोई सेल बना दिया तो ये इसका न्यूक्लियस है, कोई भी सेल बना दिया ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, मतलब जितनी भी जो भी सेल्स होती हैं उन सब में एक न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है। और इस केस में हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन? यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि ये जब एक न्यूक्लियस पाया जाएगा सेल में तो वो कंडीशन कहलाती है यूनिन्यूक्लिएट। यूनि का मतलब होता है वन न्यूक्लियस। और कभी कभी कुछ सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, यानी मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि एक ही सेल में कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इसे कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ द सेल। लाइक कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई, और साथ ही साथ मसल सेल्स, जो धारीदार मांसपेशियां होती हैं या जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यानी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ अब देखिए क्या होता है, एक ये भी कंडीशन बन सकती है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि एक्सेप्शन होती है और उनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, और आप देख के बोर्ड में समझ ही रहे होंगे हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जो कि मेन कंपोनेंट होती है हमारे ब्लड का। तो आरबीसीएस जो होती है उनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। ये जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। क्या है मेन टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस कैसे बना होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ओके, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, और आपको एक एक करके ये सभी कंपोनेंट्स जो न्यूक्लियस के होते हैं उनको समझाते चलते हैं। ओके, तो पहले ड्रॉ करने से पहले हम आपको बता देते हैं न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस में। और अब हम आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, जो न्यूक्लियस जो होता है वो
स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्मॉल स्फेरिकल राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में पाया जाता है। ठीक है, सपोज ये सेल है, हमने एनिमल सेल बनाया यहाँ पे और इसके सेंटर में हमने क्या बना दिया? न्यूक्लियस। और अब हम इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस। और सबसे बाहर आपको पता है जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, जो कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। नाम से ही पता चल रहा है, एनवलप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये जो आउटर कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, इसे हम जानते हैं किस नाम से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब कि एक इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन हो गई और एक आउटर मेम्ब्रेन भी इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो समझ में आ रहा है, डबल मेम्ब्रेन मतलब कि दो मेम्ब्रेन्स इसके चारों तरफ पाई जाती है। ओके चिल्ड्रन, तो न्यूक्लियर एनवलप कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो दो मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो कंटिन्यूअस ना होके बीच बीच में इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स। और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। व्हाट दे आर नोन एज पोर्स। अब ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? पोर्स का मतलब ये है, इनका फंक्शन ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए ही इन पोर्स को की संरचना यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये एक सेल है तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो इस पोर के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोप्लाज्म। और नाम से ही आपको पता चल रहा है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म। यस स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? बताइए। साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। वही साइटोप्लाज्म जो कि पूरे सेल्स में पाया जाता है, बिखरा रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रेन। क्यों? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो फ्लूइड है, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो मटेरियल है जिसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ये देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोलस। और इसी में पाया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। Yes students, now I am talking about third component of the nucleus. ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करती चल रही हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप, बाहरी स्ट्रक्चर, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होता है एक और स्मॉल न्यूक्लियस, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आप नोट डाउन कीजिए, डायग्राम हमारे साथ बनाते चलिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो एक और न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियोलस। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोलस क्यों प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या रोल होता है न्यूक्लियस में। ओके, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक में क्लियर करने वाली हूँ चिल्ड्रन यहाँ पे। तो क्लास पूरा देखिएगा, क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा, बीच में छोड़ के कहीं मत जाइएगा। ओके, तो देखिए क्या होता है इस न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो हम आपको बता देते हैं। इट कंटेन्स आरएनए, इसी में पाया जाता है आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, फर्स्ट थिंग, इट कंटेन्स
होता है न्यूक्लियस का वो क्या है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर जो कि सेल में पाए जाते हैं, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो इसी में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ही वो स्ट्रक्चर है जो कि सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स। क्लियर? राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। कहां पे सिंथेसाइज किए जाते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। और किन राइबोसोम्स की आप बात कर रहे हैं? राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेल है जो कि पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से बाउंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अभी हम इसके बारे में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाते समय आपको और अच्छे से समझा देंगे। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंटेन्स आरएनए और आरएनए के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ what? Ribosomes. Okay students, now the most important part of the nucleus, that is chromatin material। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का वो क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आप जरूर लिखिए, नोट डाउन कीजिए और इसको समझिए। क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं आपको यहाँ पे। एक्चुअली जब कोई एक सेल डिवाइड होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए ये मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। और कैसे मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में? देखिए, एक्चुअली इट हेल्प्स, मींस क्रोमोसोम्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स और जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी जो मेन फीचर्स होते हैं, लाइक जो हमारे जो पेरेंट्स में पाए जाते हैं, फादर में या मदर में जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जो भी फीचर्स पाए जाते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन यानी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। आप सभी को पता है, आई लुक लाइक माई मदर, यू लुक लाइक योर फादर, योर ग्रैंडफादर। तो ये जो सारे फीचर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, हम उनकी तरह दिखते हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह बात, कुछ नहीं, मोस्टली ऑल ऑफ अस, हम सभी जो है वो किन्हीं ना किन्हीं फीचर्स में अपने पेरेंट्स से जरूर मिलते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? कई लोग, कई रिलेटिव्स आपके ऐसे होते हैं जो आपसे कई सालों के बाद मिलते हैं, फिर भी वो पहचान जाते हैं कि यू आर द सन ऑफ मिसेस शर्मा, यू आर द डॉटर ऑफ मिसेस शर्मा। तो वो कैसे पहचान जाते हैं आपको देख के? क्या कभी आपने सोचा है? क्या आपके चेहरे पे लिखा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स हाँ होगा इसका आंसर, ना नहीं होगा। यस, आपके चेहरे पे लिखा होता है कि आप उनके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये फीचर्स जो आपको अपने पापा से या मम्मी से या ग्रैंडफादर या मदर या ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंडफादर, किसी से भी आपके कैरेक्टर्स जो मिलते रहते हैं, तो वो सब क्यों होता है? क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। किसकी वजह से? इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको कि न्यूक्लियस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। तो समझ में आ गया न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फंक्शन कि व्हाट इज मेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसे बना होता है और मेन इसका फंक्शन क्या होता है। ओके चिल्ड्रेन, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी वीडियोस देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।